नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवारना जीएस पर। साथियों, बीपीएससी 3.0 भर्ती एग्जाम 2024 की डेट घोषित हो चुकी है। 15 तारीख को आपका एग्जाम है। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 15-16 तारीख को। और हम चाहते हैं कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी के वो प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वैसे प्रश्न का डिस्कस में करा दूं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाए। तो आज से लगातार हम आपके साथ रहेंगे, आपके एग्जाम तक रहेंगे। और लगातार ये 3 से 4 दिन का जो सेशन होगा साइंस में, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप हर एक प्रश्न को आप ध्यान से जरूर देखेंगे। और यदि सेशन अच्छा लगेगा तो आप लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्त भी सेशन को देख सके और उसे भी इसका फायदा मिल सके। तो आइए मेरे दोस्त देखते हैं कि सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल देखने में थोड़ा टफ इसलिए लगेगा क्योंकि एनसीईआरटी के जो भी सवाल होते हैं, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के, वो देखने में टफ लगते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। इसलिए यदि आप 1 to 5 और 6 to 8 में कंपीट करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को देखना होगा, इससे घबराना नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग से बने होते हैं। अब ये सारा वर्ड जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी किताब में ही मिलेगा, जिससे कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सवाल था लसिका, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको आप इंग्लिश में लिम्फ बोलते हैं, जिसको हिंदी में लसिका लिखा हुआ है। और इसमें किसकी मात्रा ज्यादा रहता है? तो आपको बता दूं मेरे दोस्त कि इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा रहता है। अतः लसिका का कलर जो है वो आपको सफेद होता है। क्योंकि ब्लड और लिम्फा, इस दोनों में यही अंतर है कि आपका ब्लड जो है इसमें आरबीसी की संख्या ज्यादा रहती है, इसलिए ब्लड का कलर कैसा होता है? तो आपका ब्लड जो है इसका कलर लाल होता है। लेकिन लिम्फ में डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा रहती है, इसलिए आपका लिम्फ जो है इसका कलर कैसा होता है? तो इसका कलर जो है ये श्वेत होता है, अर्थात सफेद होता है। कोई कंफ्यूजन बाबू? तो ये क्लियर हो गया कि लसिका जो है इसमें किसकी मात्रा ज्यादा रहता है? तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा रहता है, अतः इसका कलर जो है सफेद होता है। और ब्लड में आरबीसी की मात्रा ज्यादा रहता है, इसलिए उसका कलर कैसा होता है? तो लाल होता है। अब सवाल यह था कि इसका जो गैर कोशिकीय हिस्सा है, यानी गैर कोशिकीय मतलब होता है जहां पर आपका सेल नहीं है, उस पार्ट्स में जल की मात्रा कितना रहता है? तो इसमें जो है वाटर के पार्ट्स की यदि बात किया जाए, यदि जल के भाग की बात किया जाए, तो इसमें 94 से 95% जो है ये आपको जल ही रहता है। कितना परसेंट भाई? 94 से 95% जो है ये आपको वाटर ही रहता है। तो ये प्रश्न जो कह रहा था, इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 94% जो है ये वाटर ही रहता है। किसमें? लसिका के गैर कोशिकीय हिस्सा जो है, गैर कोशिकीय भाग जो है, इसमें वाटर के परसेंटेज की बात किया गया, तो आपका 94 से 95% हो गया। अतः आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि मैं आपसे ब्लड की बात करूं, तो आपका ब्लड में जो प्लाज्मा और कॉर्पसेल्स रहता है, तो इस प्लाज्मा और कॉर्पसेल्स जो है, इस प्लाज्मा में आपका 55% जो है ये प्लाज्मा का ही पार्ट होता है, और 45% जो है ये कॉर्पसेल्स रहता है। अब उसी में डब्ल्यूबीसी रहता है, आरबीसी रहता है, प्लेटलेट्स रहता है, ये सब की मात्राएं भी रहती है। तो आप इस चीज को एग्जाम में ध्यान में रखेंगे। लसिका कलर उजला क्यों होता है? तो क्लियर हो गया, डब्ल्यूबीसी की अधिकता के कारण और आरबीसी की अधिकता के कारण ब्लड जो है उसका कलर लाल होता है। और आरबीसी क्यों लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन क्यों लाल होता है? तो लोहा के कारण। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। आरबीसी के कलर लाल की बात पूछेगा, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन का कलर लाल कैसा होगा, क्यों होगा? तो आपका आंसर Fe अर्थात फेरस यानी लोहा हो जाएगा। चलिए, तो आपका आंसर क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त जितनी भी जानकारी हम आपको दिए, ये सारी जानकारी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सारी बात को नोट दिमाग में करके रखेंगे और याद भी रखेंगे। अगला, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है? ध्यान देना, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया और एक होता है क्रेब्स साइकिल की क्रिया। एक होता है आपका क्रेब्स साइकिल की क्रिया, क्रेब्स साइकिल की क्रिया, और एक होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो होती है ये आपको कोशिका द्रव में होता है। कहां होता है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया ये कोशिका द्रव में होता है। और इससे आपको जो है 4 एटीपी ऊर्जा उत्सर्जन होता है। 4 एटीपी ऊर्जा जो है इससे उत्सर्जन होता है।
जिसमें बॉडी की बात करेगा कि मानव की शरीर को कितना एटीपी ऊर्जा मिलता है, तो यहां से आपको 2 एटीपी ऊर्जा मिलता है। तो पहला सवाल आपका क्लियर हो गया कि आपका कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस होती है, तो आपका कोशिका द्रव जो है इस कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी क्या कि कोशिका द्रव में जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इससे आपके शरीर को, आपके बॉडी को कितनी एटीपी ऊर्जा मिलती है, तो आपको 2 एटीपी ऊर्जा मिलती है। यानी एटीपी क्या है, तो एडेनोसिक ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त। तीसरा सवाल जो आपका यहां से बनेगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे एडेनोसिक ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिक ट्राइफॉस्फेट जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है, अर्थात इसको क्वांट्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वांट्स ऑफ एनर्जी किसे कहा जाता है, तो क्वांट्स ऑफ एनर्जी जो है, ऊर्जा का सिक्का जो है, वो एटीपी को कहा जाता है। तो क्लियर हो गया कि ग्लाइकोलाइसिस कहां होती है, कोशिका द्रव में होती है। कोशिका द्रव में कितना एटीपी ऊर्जा मिलता है, इससे आपकी बॉडी को 2 एटीपी ऊर्जा मिलता है। आपको कितना बनता है, 4 एटीपी, जिसमें 2 एटीपी खर्च हो जाता है और 2 एटीपी आपकी बॉडी को मिलता है। एटीपी क्या है, क्वांट्स ऑफ एनर्जी है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया निर्माण की बात करेंगे तो इसमें आपका क्रेब्स साइकिल होता है। इसमें कौन सी घटना होती है, तो आपके बॉडी में क्रेब्स साइकिल की घटना होती है और इस क्रेब्स साइकिल की घटना से आपके बॉडी को 38 एटीपी ऊर्जा मिलता है। कितना एटीपी मिलता है भाई, तो आपका क्रेब्स साइकिल जो है इससे आपके बॉडी को 38 एटीपी ऊर्जा मिलता है टोटल। लेकिन इसमें 36 एटीपी आपका क्रेब्स साइकिल के दौरान मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया से और 2 एटीपी मिलेगा ग्लाइकोलाइसिस से। तो टोटल आपका कितना हो गया, तो टोटल आपका हो गया 36 2 कितना, तो आपका 38 एटीपी। यानी आपके बॉडी में जो ऑक्सीशोषण होता है, तो इस ऑक्सीशोषण से आपकी बॉडी को 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है, जिसमें 36 एटीपी आपका क्रेब्स साइकिल से मिलता है और 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस से मिलती है। इसके अलावे 2 एटीपी जो आपके बॉडी को ऊर्जा मिलता है, ये 2 एटीपी कहां से मिलता है, तो अनॉक्सीशोषण के दौरान मिलता है। किससे मिलता है भाई, तो ये जो 2 एटीपी मिलता है वो आपको अनॉक्सीशोषण के दौरान मिलता है। तो ऑक्सीशोषण से आपका 38 एटीपी और अनॉक्सीशोषण से 2 एटीपी। तो आपके बॉडी को टोटल कितना एटीपी चाहिए एनर्जी, तो टोटल आपकी बॉडी को 40 एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि आपकी बॉडी को कुल कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 40 एटीपी। ऑक्सीशोषण से 38 एटीपी, अनॉक्सी से 2 एटीपी, क्रेब्स साइकिल से 36 एटीपी, ग्लाइकोलाइसिस से 2 एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, तो आपका कोशिका द्रव में, और क्रेब्स साइकिल कहां होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहा जाता भाई, इसको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। यानी कोशिका के ऊर्जा गृह के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को ही जाना जाता है। क्लियर बाबू, कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग जहाज का पंखा बनाने में किया जाता है। तो ध्यान देंगे आप, डेल्टा मेटल का नाम सुने होंगे। ये एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग कहां किया जाता है, तो जहाज के पंखा बनाने में। अर्थात जहाज का जो फैन का जो ये पंखा होता है, नहीं, ये किससे बनता है, तो ये आपका डेल्टा मेटल का बनता है। क्योंकि ये आपका काफी हल्का भी होता है और जो है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है, ये आपको एयर जो है कटिंग भी करता है, जिससे कि हवा मैक्सिमम मिल सके। अगला लाइसोसोम होता है। ध्यान देंगे ये लाइसोसोम जो है, ये आपका लाइसोसोम जो है इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और ये करता किसका काम है, तो ये पाचन केंद्र का काम करता है। ये पाचन किसका करता है, तो कोशिका के अंदर का जो डेड पदार्थ होता है, कोशिका के अंदर जितना भी डेड पदार्थ होता है, इस डेड पदार्थ को अर्थात मरे हुए पदार्थ को नष्ट करता है। ये लाइसोसोम की आकृति लगभग गोलियां होती है, ये खुद फट जाता है और फटकर आपकी कोशिका को सुरक्षा कर देता है, आपकी कोशिका को सुरक्षा पहुंचाता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। तो मेरे दोस्त याद रखेंगे, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आत्महत्या की थैली अर्थात सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, लाइसोसोम इज अ सुसाइड
बैग। इन लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये क्या करती है, तो ये खुद फटकर जो है आपकी कोशिका को सुरक्षा देती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये पाचन केंद्र का काम करता है। यदि उत्सर्जन केंद्र की बात करेंगे तो उत्सर्जन में मेनली जो है ये आपका किडनी का नाम आता है। श्वसन की बात करेंगे तो इसमें मेनली जो है ये आपका फेफड़ा का नाम आता है। और ऊर्जा केंद्र की बात करेंगे तो ऊर्जा केंद्र में मेनली जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा गृह कहा जाता है, अर्थात पावर हाउस ऑफ शेल कहा जाता है मेरे दोस्त। तो यहां से क्लियर हो गया। श्वसन केंद्र के बारे में पूछेगा कि आपका मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, मुख्य श्वसन केंद्र कौन सा है, तो आपका आंसर फेफड़ा होगा। यदि बोलेगा उत्सर्जन तंत्र में किसका नाम आता है, तो किडनी होगा। तंत्रिका तंत्र में किसका नाम आता है, तो मस्तिष्क होगा। परिवहन तंत्र में किसका नाम आता है, तो आपका हृदय होगा। तो इस तरीके के सवाल जो हैं कई एक बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप लोग जरूर इसको लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे, यदि दिल करे तो आप लोग शेयर भी कर देंगे, ताकि आपके दोस्त को भी इस बेहतर प्रश्न को देखने को मिले। देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये सब क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछते हैं तो बच्चे को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है और ये पाचन केंद्र भी है, क्योंकि ये डेड सेल को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है, पाचन करती है और आपकी बॉडी को सुरक्षा रखने का काम भी करती है। क्लियर भाई? तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होते हैं? ये आपका वायरस जो है, इस वायरस की कोशिका में, यानी जिसको विषाणु आप कहते हैं, इस वायरस की कोशिका में किसी भी प्रकार के कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, वी। जबकि लाइकेन की बात होगा, बैक्टीरिया की बात होगा, शैवाल की ये फंगी की बात होगा, अलगी की बात होगा, तो ये सब में होता है। लेकिन विषाणु में किसी भी प्रकार के एंजाइम्स नहीं होते हैं, अर्थात विषाणु जो है ये किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। इन स्वचालित कलाई घड़ी जो है अब एक करचल ऐठन से, बैटरी से, द्रव क्रिस्टल से, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, आप लोग बताएंगे। ये बहुत ही आसान, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग इसका जवाब जल्दी जल्दी जो है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने का काम आप लोग जो है जरूर करें। क्लियर बाबू? हम आपके मैसेज के इंतजार में हैं। देखते भाई कौन लोग इसको मैसेज करते हैं। जल्दी आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। किन्हीं का भी कुछ नहीं आ रहा है आंसर भाई, एकदम गलत बात है। आपके सामने करचल ऐठन, बैटरी, द्रव क्रिस्टल, हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से, तो ये स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा का कारण पूछ रहा था। तो स्वचालित कलाई घड़ी जो है इसमें एनर्जी कहां से मिलता है, तो हमारे हाथ के जो विभिन्न संचलन हैं, इसी संचलन से क्या होता है, उसको एनर्जी मिलने का काम करता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर? अगला है, किण्वन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में होती है? अब ऑप्शन है अमीनो एसिड में, शर्करा में, विटामिन में, ऑक्सीजन में। तो ध्यान देंगे, आप कोई आंसर करेंगे क्या? जल्दी आपको आंसर यदि याद है तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, तब तक मैं आपको समझाता हूं ये किण्वन होता क्या है। तो ध्यान देंगे, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फर्मेंटेशन। क्या कहा जाता है भाई? इसको इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहा जाता है, अर्थात किण्वन कहा जाता है। अब ये क्या होता है, एंजाइम की सहायता से, ये एंजाइम की सहायता से होता है। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े कार्बनिक कंपाउंड जो है, बड़े बड़े कार्बनिक कंपाउंड टूटता है। कार्बनिक कंपाउंड जो है इसमें बड़े बड़े कार्बनिक कंपाउंड टूट जाता है और टूट कर क्या करता है, छोटे छोटे कार्बनिक कंपाउंड में, छोटे छोटे कार्बनिक कंपाउंड में क्या करता है, कार्बनिक कंपाउंड में ये बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन कहा जाता है। अब इसमें कहता है एमिनो एसिड की अनुपस्थिति पूछ रहा था, ध्यान रखना है, शर्करा का, विटामिन का, ऑक्सीजन का। तो ध्यान रखेंगे ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये इसमें शर्करा, इसमें विटामिन, अन्य चीज की जरूरत होती है, लेकिन अनुपस्थित पूछ रहा था। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रियाएं संभव हो पाती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो वो मान ली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, या एमिनो एसिड में बदलता है, या लैक्टिक एसिड में बदलता है, या मीथेन गैस में बनेगा। तो ये अलग अलग तरह के हल्के हल्के जो कंपाउंड बनाएगा, इस प्रक्रिया को ही फर्मेंटेशन अर्थात किण्वन कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की जो है अनुपस्थिति में यह संभव हो पाता है। अगला, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनता है? ध्यान देंगे, यदि एक्वारेजिया की बात करता है तो इसको हिंदी में कहा जाता है अम्लराज कहा जाता है। एक्वारेजिया को क्या कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है। इसकी उपयोगिता की बात करेगा तो ये सोना और प्लेटिनम जैसे, ये सोना, प्लेटिनम, चांदी जैसे
महत्वपूर्ण धातु को भी क्या करता है, गलाने का काम करता है। तो ये सवाल था कि इसमें क्या मिलकर बनता है, तो ध्यान देंगे ये अमराज दो चीज से मिलकर बनता है, एक आपका HCl और दूसरा HNO3, एक HCl दूसरा HNO3 से मिलकर बनता है। अब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल नहीं होगा, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एकदम हो जाएगा, यानी आपका आंसर भी होगा। मैंने यहां बताया कि HCl और HNO3 ये दोनों मिलकर के एक्वारिजिया बनाता है। तो इसमें दो चीज हो गया, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और एक आपका नाइट्रिक अम्ल हो गया। कभी कभी ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, आपसे एग्जाम में पूछता है इसके रेशियो के बारे में, तो याद रखिएगा 3:1। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्वारिजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका अनुपात हमेशा याद रखेगा 3:1 होता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया बाबू। अगला है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, देखिए कि कोई भी न्यूक्लियस जो है इसमें दो पार्टिकल्स होता है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसका जो शेल होता है इसमें क्या रहता है भाई, तो इसमें आपका रहता है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है क्या, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नहीं होगा भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होगा भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। और परमाणु के न्यूक्लियस के खोजकर्ता के बारे में पूछेगा कि बताइए परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया, तो आंसर याद रखेंगे इसका खोज जो है वो आपको रदरफोर्ड ने। बिना बकवास का लगातार हम लोग एक से एक प्रश्न सीखते जाएंगे, एक से एक प्रश्न करते जाएंगे, एकदम समय बर्बाद ना करेंगे। और इससे पहले बहुत सारी बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो है मैराथन का क्लास हम ले चुके हैं, क्या कहते हैं साइंस का सीरीज ले चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके बीपीएससी शिक्षक भर्ती में यदि रिजल्ट लेना है तो आप उन सारे वीडियोज को जरूर देख लेंगे मेरे दोस्त। क्लियर, तो आपका आंसर हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला सवाल कहता है जल में आसानी से घुलनशील कौन सा है, कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया और आयोडीन। याद रखेंगे जल में सबसे आसानी से आपका अमोनिया घुल जाता है, जबकि कार्बन, नाइट्रोजन, आयोडीन ये सब जल में अघुलनशील होता है, ये सब जल में घुलता नहीं है। उम्मीद करते मेरे दोस्त ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप लोग जरूर शेयर करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में फ्री में हजारों वीडियोज हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। मैराथन का वीडियोज मिलेगा, लगभग 4-4 घंटे का एक एक क्लास मिलेगा, आप उन सबका रिवीजन जरूर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।